सवाल पूछिए सबसे, और चुनने से पहले ये देख लीजिए कि ये इसका हिस्ट्री कैसी है। और व्हाट्सएप पे मत देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी दुश्मन है भाई। नए उसकी कोई किताब खोलिए, या कोई ऑथेंटिक साइट्स जो होती हैं जिसपे सर्टिफाइड होता है कि ये सही है, उस पे जाके देखिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसने क्या किया है पहले, ये हमारे लिए आगे क्या कर सकता है। तो आपके दरवाजे पे जो वोट मांगने हैं उससे पूछिए कि तुम क्या सोचते हो, कैसे करोगे। ये जो इतने सारे लड़के पूरे गांव में, पूरे शहर में बेरोजगार बैठे हैं, लड़कियां जो बेरोजगार बैठी हैं, इनकी नौकरी कैसे लगाओगे, इनकी शिक्षा फ्री कैसे करवाओगे, इनके अच्छी शिक्षा कैसे दिलवाओगे। जब ये सब सवाल पूछने लग जाएंगे ना, तो जो हवाई वाले होते हैं वो अपने आप पहले भागेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ वंचित वर्ग के ऊपर चर्चा करने के लिए, उनकी दशा और दिशा के बारे में चर्चा करने के लिए आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से राम बदन बौद्ध जी और तमाम उनके साथी, कि आपसे आज उनके माध्यम से मुलाकात करने का मौका मिला। और बहुत अच्छी बात है, मैंने खुद सीखी यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छी बातें उनके माध्यम से सीखने को मिली। और हमारे पूर्व मंत्री गौतम साहब भी बोल रहे थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर साहब वर्मा जी भी यहाँ बैठे हैं, उनको सुनने का मौका नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि अगली बार मौका मिलेगा। और यहाँ पे आए हुए जितने लोग हैं, आप यहाँ आए ये बताता है कि आप समाज में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, कुछ यहाँ पे मंच के माध्यम से कुछ जो बातें आपको मिली हैं उसके द्वारा कुछ सीखना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। शायद इसीलिए आप लोग यहाँ बैठे हैं। युवाओं को यहाँ देख करके बहुत अच्छा लगा कि ऐसे चिंतन शिविरों में युवाओं की भागीदारी बहुत कम होती है, वैसे मैंने देखा है, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो अब क्योंकि इतने सब विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, उतना अनुभव लेके बैठे हैं, आप लोगों ने जो बताया उससे ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं जानता हूँ उनसे ज़्यादा, क्योंकि कुछ कुछ सीखने को मिला आज आपसे। तो जो सीखा है उसको प्रयास करूँगा मैं भी अपने माध्यम से जितना मैं कर पाऊँ। बाकी कुछ एक्सपीरियंस मेरे भी हैं, वही शेयर कर लूँ आपसे। अब जैसे कि शिक्षा की यहाँ बात हो रही थी अभी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हमारे समाज को, वंचित वर्ग को, पूरे को ये तो सबसे ज़्यादा समझ में आना चाहिए कि शिक्षा के बिना वो समाज में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर शिक्षा ना हो, शिक्षा के माध्यम से रोजगार ना हो, तो फिर जैसा कि आपने प्रोफेसर साहब ने बताया, ना ज़मीन है, ना व्यापार है, ना कोई धन दौलत कोई पीछे छोड़ के गया है कि उसी पे खाए पिए। तो एक लौता आपका माध्यम ये शिक्षा है, जिससे आप अपनी जीवन की परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपने परिवार की परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैं IIT रुड़की से केमिकल इंजीनियर हूं। बाबा साहब अगर ना होते तो शायद वो भी ना होता। आरक्षण का लाभ मैंने भी लिया है। और जो फीस हुआ करती थी हमारी उस जमाने में, 2010 के पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो 5,000 ट्यूशन फीस होती थी और 4,600 खाने पीने का खर्चा होता था। इसके अलावा आपको और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती थी IIT में। वहीं जनरल की 20,000 हुआ करती थी, सब मिला करके। अभी मैं अपने भाई को वहां पे एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में दिलाने गया था, ये पिछले साल की 2023 की बात है, अक्टूबर में। सेशन लेट से स्टार्ट हुआ था उनका। अक्टूबर में मैं गया तो उसकी पहली फीस 2.5 लाख रुपए थी। उसकी 2.5 लाख थी। अच्छा, अगर आपका आय प्रमाण पत्र अगर आप वहां डाल दें, आपका BPL श्रेणी में आता था, तो ये 9,600 जो फीस है ये कट करके 5,100 हो जाती थी। केवल 100 रुपए वो लेते थे खाने पीने का। अब वो भी व्यवस्था बंद हो गई है। तो 2.5 लाख रुपए वो फीस दिया है इस बार 2023 में। मात्र 13 साल ही हुए, 2010 से अगर आप लगा लें तो 13 साल में इन्फ्लेशन उधर इतना हो गया है। तो मैं देख के मतलब हैरान हो गया कि तब लंबा चौड़ा जो फीस है। फिर जैसा कि आपने बताया, रिसर्च किया, मैंने दूसरी जगह पता करना शुरू किया, तो सब जगह यही हाल है। और प्राइवेट में तो 15 लाख, एक सेमेस्टर की 5-5 लाख, 10-10 लाख। मेडिकल का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है वो कितना ले लें। और एडमिशन वैसे ही नहीं होते। 20-30% हमारा आरक्षण अलग है, 20-30% उनका अपना अलग आरक्षण है, जो मैनेजमेंट कोटे वाला आरक्षण है, जिसमें वो
शुरुआत में ही 20-25 लाख आपसे ले लेंगे, 50 लाख आपसे ले लेंगे कि एडमिशन कराने के लिए, मैनेजमेंट कोटे की बात। तो अब यही मैनेजमेंट कोटा अब धीरे धीरे वहां लग रहा है सरकार में, नौकरियों में लैटरल एंट्री वाला कोटा है कि जिसने जिसको अपने खुश कर दिया उसके सीधे वहां लग गया। बढ़िया। एक आयुष विभाग है ना अपना मंत्रालय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया एक मंत्रालय खोला, अच्छी बात है, आयुष को प्रमोट करना चाहिए। पुराने हमारे तरीके हैं सेहतमंद रहने के। तो मंत्रालय में लैटरल एंट्री से ये है कि डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी तक आप उसमें जा सकते हैं। तो गुजरात के एक अधिकारी थे, उनको 2017 में उनको लैटरल एंट्री के द्वारा उनको डायरेक्टर बना दिया गया। एक आध साल बाद जो है उनको जॉइंट सेक्रेटरी हो गए वो। अब लैटरल एंट्री का रूल ये कहता है कि आपको जो है जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर आप नहीं जा सकते और 3 साल तक आप रह सकते हैं और एक्सटेंडेबल बाय 2 ईयर्स, 2 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 5 साल तक वो रहे जॉइंट सेक्रेटरी, अब रूल में नहीं आ रहा है तो उनको सेक्रेटरी बना दिया। अब वो 7-8 साल से उसी मंत्रालय को देख रहे हैं। तो ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में लैटरल एंट्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन बहुत ही विद्वान लोगों को, मनमोहन सिंह जी जैसे लोगों को जो अपनी फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, उन लोगों को वो एक स्पेशल बना करके दिया जाता था कि अच्छा आप जो है हमारी मदद करिए। वो भी एक आध बहुत बहुत माइन्यूट नंबर अगर आप देखेंगे, अब तो रेगुलर जॉब की तरह नौकरियां निकलती हैं। एक अखबार में आर्टिकल देखा, वो विज्ञापन देखा था, उसमें 45 थे या 43 कितने थे, एक बार में सीधे 45-43 केंद्र सरकार में लैटरल एंट्री से जाएंगे। अब संविदा की बात करी, अभी एक हफ्ते पहले बिजली विभाग के लोग, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले बिजली विभाग के पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, दक्षिणांचल और पूर्वांचल के लोग आए, उन्होंने ज्ञापन दिया कि 42 जिलों का निजीकरण किया जा रहा है, 21 इधर और 21 उधर, 42 जिलों का निजीकरण किया जा रहा है। पूरे डेटा के साथ वो आए थे। उन्होंने कहा कि लॉस में जा रही है, तो ये देखिए डेटा लॉस में नहीं जा रही। जो लायबिलिटी है इसको अगर हम वसूल लेंगे अभी तो ये प्रॉफिट में हो जाएगा 5000 करोड़। फिर उन्होंने दिखाया कि बिजली बड़ी महंगी हो रही है, तो उन्होंने दिखाया कि जहां आगरा में शायद वो प्राइवेट है जो बेच रहा है, वो 1-2 रुपए एक्स्ट्रा करके बेच रहा है, महंगी करके। तो सारे तथ्य उनके पास थे। कई तो ऐसी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां, जिससे सरकार बिजली खरीदती है सस्ते में, महंगे में, और दूसरी प्राइवेट कंपनी को सस्ते में बेचती है कि आप जाओ डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो वहां पे हम लोग लॉस उठा रहे हैं। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, लैटरल एंट्री, संविदा पे और निजीकरण, क्योंकि जो आरक्षण हमें दिया गया था, जिससे हम नौकरी पा रहे थे, जिससे हम अपनी पूरी पारिवारिक अर्थव्यवस्था को बदल रहे थे, वो सारा अब धीरे धीरे करके नीचे से समाप्त किया जा रहा है। संविधान तो लागू है, वो आपने कहा ना, पता भी नहीं चलेगा कब मनुस्मृति आ गई और कब संविधान आ गया, इसकी घोषणा भी नहीं होगी। तो ये सब तथ्य बताते हैं कि किस तरह से संविधान की जो भावना थी, जो संविधान करना चाह रहा था समाज के लिए, उसको नीचे से, ग्राउंड से मिटा दिया जा रहा है। और कोई आवाज नहीं उठा रहा। बिल्कुल बात सही कही, आवाज नहीं उठ रही है इस बात की। कुछ लोग हैं जो आवाज उठाते हैं, मीडिया उसको दिखाती नहीं। हम लोग धरने भी दिए, कई सारे धरनों में शामिल हुआ। संसद भवन में जिस दिन क्वेश्चन लगाया इस मुद्दे पे, उस दिन एडजर्न हो गया, 30 सेकंड के अंदर एडजर्न हो गया। एक दिन 0 आवर फ्री था, तो मैंने वो दिया कागज कि इसके ऊपर बोलना है, नौकरियों के बारे में था, उनने मना कर दिया, सीधे मना हो गया, नहीं इस मुद्दे पे हम बोलने ही नहीं देंगे किसी को। एक जैन मंदिर है, उसमें उसकी बड़ी हाल खराब है गुजरात में। तो एक हमारे साथी हैं प्रयागराज के MP साहब, उन्होंने उसके ऊपर दिया, नहीं गुजरात के तो हमको एक क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो इस तरह की आज जो परिस्थितियां हैं, क्या ये गलत नहीं है कि हम समाज के जो है समाज से चुन के गए हैं, जनता ने हमें भेजा है, हम आंसरेबल हैं उनके, उधर जाके जवाब देना पड़ेगा हमें समाज में। तो उनके सवाल नहीं उठा पाएंगे तो फिर किस बात का पार्लियामेंट रह गया। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की आप बात कर रहे थे मंत्री जी, स्टैंडिंग कमेटी में मैं भी हूं। आंकड़े मैंने निकलवाए
तो पहले बहुत कम से शुरू हुआ कि कोई भी बिल होता था या कोई भी विषय होता था स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता था, पहले बहुत कम भेजा जाता था, कांग्रेस की सरकार थी। धीरे धीरे लेकिन प्रयास हुआ कि बढ़ाया जाए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये बढ़ा बढ़ा के ऐसा हो गया कि 80% ऑफ द टोटल बिल्स वो सारे स्टैंडिंग कमेटी में पहले उसके ऊपर चर्चा हुई, उसके बाद उसके ऊपर रिपोर्ट बनी। रिपोर्ट बनने से पहले मंत्रालयों को बुलाया गया, उसके ऊपर चर्चा की गई, आम आदमी को बुलाया गया, उससे चर्चा की गई और फिर रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में पेश किया गया। 80% ऐसे बिल तक हो गए थे। और इस 10 साल में जो ये 10 साल की सरकार है 80% से लाकर 16% पे धर दिया फिर से। आज ये 16%, केवल 16% बिल या 16% मुद्दे स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं चर्चा करने के लिए। यूनाइटेड किंगडम के जो एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अभी नाम स्किप हो गया सॉरी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट जो है 99 जो समय किसका जाता है 99% जो है वो पार्लियामेंट में जाता है और 1% केवल कमिटीज में जाता है। लेकिन 99% जो काम होता है वो कमेटी में होता है और जो आप टाइम पार्लियामेंट में वेस्ट करते हो केवल अपनी राजनीति करने में वेस्ट करते हैं, केवल 1%। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज को हमने आज नकार दिया। तो ये सीधे सीधे हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर है ना, प्रजातंत्र हमारा कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, हम लोग समाज के लिए कर नहीं पा रहे हैं। कितना भी वहां जोर लगा दे, निजीकरण होगा, देखिएगा वो जो 42 है वो होंगे ही होंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अभी आज सुबह एक चकबंदी वाले घर पे बैठे थे कि चकबंदी हो रही है घर में। हुआ क्या कि सारे अधिकारियों ने, गांव हाईवे के किनारे है, तो 1 बिस्वा 2 बिस्वा ले लिया, वो अंदर जाके ज्यादा ले लिया, ये महंगी जमीन थी। अब अधिकारी चकबंदी करेंगे, जो अच्छी वाली जमीन है वो सारी अधिकारियों के सामने आ जाएगी और जो गरीब किसान, जितने भी गरीब लोग हैं, उन सबकी जमीनें पता नहीं कहाँ खंडर में, बंजर में जाके मिल जाएगी उनको। और ऊपर से आदेश है कि चकबंदी होनी। फोन करके पूछा मैंने कहा नहीं बहुत प्रेशर है सर, ये जो है चकबंदी होगी। तो मैंने कहा चकबंदी होगी तो सबके फार्म सब सामने आ जाएंगे, सबकी जमीनों को रोड के किनारे मिल जाएगा, बढ़िया। जितने अधिकारी हैं, बाराबंकी तो खास है इस मामले में, लखनऊ करीब है और स्टेट कैपिटल रीजन भी हो गया है। तो जितने अधिकारी वहां आते हैं, एसडीएम हो, डीएम हो, कोई भी अधिकारी हो, पुलिस हो, वो सब जाके वहां थोड़ी सी जमीन खरीद लेते हैं, चकबंदी करा देते हैं, अपनी जमीन आगे हो जाती है, बढ़िया फार्म खोलते हैं फिर, या प्लॉटिंग करा देते हैं। तो गरीब का हक कहां मारा जा रहा है? तो ये सब आवाज उठाइए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ताकत कैसे होगी? जब आप खुद सोचेंगे। मैं बता दूं, हम लोग को कांग्रेस में है, हम लोग उत्तर प्रदेश में कोई वोट बैंक है नहीं। जितना आपको जीतना है अगर, तो गांव गांव, गली गली, चप्पे चप्पे, धूल फांकिए, पैदल चलिए, पांव छूइए, लोगों को जागरूक करिए। जितना ज्यादा आप जोड़ ले जाएंगे तभी आप कांग्रेस से जीत पाएंगे, नहीं तो कोई स्कोप नहीं। लेकिन करने को तैयार है लोग, समाज के बीच में जाते हैं, हम लोग जाते हैं और भी लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं। मात कहां खा जाते हैं? मात खा जाते हैं कि अरे वो समाजवादी पार्टी है, उनके पास यादव है, मुस्लिम है, हम और जुड़ जाएंगे, जीत जाएगा। अब वो आपको थोड़ी ना कहेगा, वो कहेगा कि तुम अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के नाम पे जीते गए हो, या कमल के फूल के नाम पे, मोदी जी के नाम पे जीत के गए हो। कहेगा छोड़ो, इन मेहनत करने का क्या फायदा। तो हम लोग को, समाज को एक जागरूक होना पड़ेगा पॉलिटिकली, कि जो आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, जो आपके लिए घूम रहा है और जो पढ़ा लिखा है, जो कम से कम कुछ कर तो सकता है, तो जब हम अपनी मानसिकता को इस तरह से बदलेंगे तभी पॉलिटिकल पार्टी, गुंडे, मवाली, इन सबको वो टिकट देना बंद करेगी। तुम सीधे सीधे मुंह पे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि राजनेता यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछिए हमारी शिक्षा के लिए क्या किया। एग्जैक्टली मैं अपने भाषणों में यही कहता था। 1-2 लोग हैं यहाँ पे जो साथ में गए हैं उन भाषणों में, पूछ लें आप चाहे क्षेत्र में। मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी या गठबंधन की तरफ से वोट मांगने नहीं आया हूं आपसे, मैं इसलिए वोट मांगने आया हूं कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री ले आ सकता हूं ताकि कुछ नौकरी तो मिले। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं कि पेपरमिंट में जो टैक्स लगा है वो मैं हटवाने का प्रयास करूंगा। और पहले ही स्पीच में मैंने किया, उसका रिप्लाई भी आया निर्मला सीतारमण की तरफ से। तो
ये सब मैं बोलता था वहां पे जाके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हाथ के पंजे पे वोट करो, आप मुझे वोट करो क्योंकि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो अगर इस तरह से आप मानसिकता बना ले, सबसे आपके दरवाजे पे जो वोट मांगने हैं उससे पूछिए कि तुम क्या सोचते हो, कैसे करोगे। ये जो इतने सारे लड़के पूरे गांव में, पूरे शहर में बेरोजगार बैठे हैं, लड़कियां जो बेरोजगार बैठी हैं, इनकी नौकरी कैसे लगाओगे, इनकी शिक्षा फ्री कैसे करवाओगे, इनके अच्छी शिक्षा कैसे दिलवाओगे। जब ये सब सवाल पूछने लग जाएंगे ना, तो जो 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 हवाई वाले होते हैं वो अपने आप पहले भागेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। राम मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वही हिंदू खतरे में है। तो ये हम लोग को जब अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। अब सब लोग उनको वोट कर दे, वही जीत रहा है, चलो हम भी इसको डाल देते हैं। तो ये मेंटालिटी हमको चेंज करनी पड़ेगी। हमको ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो कि हमारे लिए कुछ कर सकता है। और जब सब धीरे धीरे समाज जब पूरा जागरूक हो जाएगा, जब सब यही एक बात कहने लगेंगे, तो फिर बदलाव आना मतलब सुनिश्चित है कि बदलाव आएगा। लेकिन शुरुआत कहीं से तो होगी। शुरुआत आप लोग सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग सब रिटायर्ड ऑफिसर्स भी यहाँ बैठे हैं, अधिकारी लोग बैठे हैं। आप लोग अगर कहेंगे उसका दुगना असर पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं कितने समाज के लोगों की मदद करी है अपने जब तक आप कार्यरत थे, अभी भी कर रहे होंगे। आप लोग कहिए, ना किसी एक पार्टी की मदद करें, ना किसी एक व्यक्ति की मदद करें कि नहीं ये बहुत साल से हम इनसे जुड़े हुए हैं। हमको लाना है बदलाव पूरे सिस्टम में। सिस्टम में बदलाव जब आएगा जब उस विचारधारा के लोग उस जिम्मेदार पदों पे बैठेंगे। पढ़ लिख करके एग्जाम पास करके वो बन गए, लेकिन वो तो दबाव में आ रहे हैं मंत्री के। जितना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कह रहा है उतना ही वो कर रहे हैं। तो हमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदलना है, हमको अपनी विचारधारा को वहां तक पहुंचाना है। सवाल पूछिए सबसे, और चुनने से पहले ये देख लीजिए कि ये इसका हिस्ट्री कैसी है। और व्हाट्सएप पे मत देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी दुश्मन है भाई। नए उसकी कोई किताब खोलिए, या कोई ऑथेंटिक साइट्स जो होती हैं जिसपे सर्टिफाइड होता है कि ये सही है, उस पे जाके देखिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसने क्या किया है पहले, ये हमारे लिए आगे क्या कर सकता है। ऐसा जब चुनेंगे तब बदलाव आना तय है। तो यही मेरा आपसे निवेदन है। अब ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगा आपका। तो क्या आगे क्या करना है मैंने आपको बता दिया कि बदलाव करना है, ठीक है। अब आप इसको रिक्वेस्ट समझिए, एडवाइस समझिए, जो भी समझिए, लेकिन आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाइए। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बातें बोली, हमारे मंत्री जी ने भी बहुत अच्छी बातें बोली, बहुत सुन के अच्छा लगा और उसको बहुत कुछ सीखने को भी मिला आज यहाँ पे। और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी आप लोग ऐसा मौका देंगे कि आपके बीच में बैठ के चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।